हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी 11th का जो मॉडल सेट है उसका एक्सप्लेनेशन। एक एक करके हम लोग देखेंगे जो इस वर्ष का जो जैक का जो मॉडल सेट दिया गया है उसमें कौन कौन से प्रश्न हैं और उसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर्स। स्पेस ट्रैवलर्स के द्वारा फूड सप्लीमेंट के रूप में क्या उपयोग किया जाता है। तो फूड सप्लीमेंट के रूप में उपयोग किया जाता है प्रोटीनस हेवी प्रोटीन कंटेनेंट के लिए अपने आप में कहा जाए तो वो उपयोग किया जाता है स्पाइरुलिना और क्लोरेला, अर्थात कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है माइकोराइजा इज एन एसोसिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। माइकोराइजा इज एन एसोसिएशन, माइकोराइजा किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, अल्गी और फंजाई का। जिधर है अल्गी और फंजाई, अल्गी और फंजाई अल्गी और फंजाई अपने आप में लाइकेन का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है और माइकोराइजा अपने आप में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंजाई का और रूट ऑफ हायर प्लांट का। किधर है फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट, फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट अर्थात कि पाइनस, अर्थात कि इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये नेक्स्ट प्रश्न है, द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, एनिमल फाइलम हम लोग एनिमल किंगडम को टोटली अगर बात करें तो 11 फाइलम में बांटते हैं। 11 फाइलम में से जो सबसे बड़ा फाइलम है डाइवर्सिटी और क्वांटिटी के मुताबिक वो है आर्थ्रोपोडा। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है मोलस्का। तो यहाँ पे प्रश्न कहा जा रहा है लार्जेस्ट फाइलम कौन होता है, आर्थ्रोपोडा, अर्थात कि आर्थ्रोपोड ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैमल्स। ये जो कह सकते हैं वर्टिब्रेट की जो क्लास है मैमल्स, टेट्रापोडा सुपर क्लास जो टेट्रापोडा उसको हम लोग 4 क्लास में डिवाइड करते हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। तो मैमल्स का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, मैमरी ग्लैंड। इस मैमरी ग्लैंड की वजह से ही इस क्लास का नाम ही पड़ा है मैमल्स। वैसे इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जैसे बॉडी के ऊपर हेयर का प्रेजेंट होना, एक्सटर्नल ईयर का प्रेजेंट होना, या कहें तो हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है और थोरैसिक कैविटी है उसके बीच में एक सेपरेशन डायफ्राग्म के रूप में होना, ये अपने आप में मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू न्यूमैटोफोर्स। करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू न्यूमैटोफोर। न्यूमैटोफोर क्या होता है, अपने आप में कहा जाए तो वैसे प्लांट जो दलदली मार्सी एरियाज में उगते हैं, कहाँ पे उगते हैं, मार्सी एरियाज में उगते हैं, तो उनके रूट को जमीन के नीचे से एयर नहीं मिल पाता है, तो उसी एयर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उनके जो रूट होते हैं, कुछ रूट ब्रांच के रूप में ग्राउंड सरफेस से ऊपर आ जाते हैं जिससे कि वो अपने आप में हवा को इनहेल कर सके और अपनी रेस्पिरेटरी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके, अर्थात कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बिल्कुल नहीं। दे हेल्प इन गेटिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन बिल्कुल सही। बोथ ऑफ द अबव बिल्कुल नहीं, अर्थात कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, अगर वास्तविकता में अगर बात करें, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है टर्म वेनेसन। वेनेसन क्या होता है, वेनेसन किसके लिए डेजिग्नेट किया जाता है, 3 टर्मिनोलॉजी आती है, वेनेसन, फाइलोटैक्सी और प्लासेंटेशन। वेनेसन क्या होता है, ये कोई अगर लीफ है तो लीफ के ऊपर वेन
का जो अरेंजमेंट है, वेन और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट है, इसे ही वेनेशन कहा जाता है। लेकिन यदि इसी लीफ की अगर बात करें, लीफ का स्टेम के अकॉर्डिंग, एक स्टेम से लीफ कई सारे जुड़े हुए होते हैं, तो उस स्टेम के इर्द गिर्द लीफ के अरेंजमेंट को फाइलोटैक्सी कहा जाता है। प्लासेंटेशन क्या होता है? किसी ओवरी के इनसाइड जो ओव्यूल का अरेंजमेंट होता है उसको प्लासेंटेशन कहा जाता है। प्रश्न यहाँ पे है वेनेशन किसके लिए डेजिग्नेट किया जाएगा? तो वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट इन लीफ, अर्थात कि पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, नहीं, ये स्टेम के ऊपर लीफ का जो अरेंजमेंट है इसको कहा जाता है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ब्रांच, ब्रांच पे स्टेम, अब ब्रांच या स्टेम बात वही हो गई। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, ये प्लासेंटेशन कही जाती है, इसे हम प्लासेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीफ, बिल्कुल सही, यही है हमारा वेनेशन, अर्थात कि करेक्ट ऑप्शन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रश्न? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच ढूंढना है। बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाई अर्थात कि दो, वैसे फ्लावर जिनमें दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद हो, अर्थात कि एंड्रोसियम भी हो और पिस्टिल हो, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। क्या इसके सामने क्या है? फ्लावर हैविंग आइदर स्टामेन्स और ओनली कार्पेल्स, बिल्कुल नहीं, आइदर स्टामेन और कार्पल अगर कोई एक हो तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर को रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात कि ये मैच इनकरेक्ट है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर्स हैविंग बोथ स्टामेन्स एज वेल एज कार्पल, बोथ की बात जहां पे आ गई कि बोथ स्टामेन, बोथ स्टामेन्स भी है और कार्पल्स भी है, अर्थात कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, तो इसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, ना कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, बिल्कुल सही। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो अगर सीड की एम्ब्रियो की बात करें तो सीड के एम्ब्रियो में दो पार्ट होते हैं, रेडिकल और प्लूमिल। प्लूमिल से शूट सिस्टम ग्रो करते हैं और रेडिकल से रूट सिस्टम, बिल्कुल सही, अर्थात कि ये जो सी स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इसका जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, स्टोमाटा। स्टोमाटा की अगर बात करें तो प्रश्न है स्टोमाटा हेल्प्स इन, स्टोमाटा किस में हेल्प करता है? स्टोमाटा क्या है? लीफ के ऊपर जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है? स्टोमाटा। स्टोमाटा का कार्य क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज करना, और जब एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कहीं ज़्यादा इंक्रीज करने लगे तो वेपराइजेशन के जरिए, ट्रांसपायरेशन के जरिए जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को रेगुलेट करके रहना, यही अपने आप में कह सकते हैं जो वाटर और मिनरल्स है उसको जड़ से, नीचे से, रूट से ऊपर की तरफ खींचने के लिए पुलिंग फोर्स की तरह भी काम करता है। तो स्टोमाटा हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन, बिल्कुल सही। गैसियस एक्सचेंज, बिल्कुल सही, अर्थात कि करेक्ट ऑप्शन जाएगा बोथ ऑफ द एबव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है द वस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या है? वस्कुलर सिस्टम, वस्कुलर बंडल, प्लांट में वस्कुलर बंडल, वस्कुलर सिस्टम किससे किससे मिलकर बना होता है? जाइलम और फ्लोएम। कहाँ है जाइलम और फ्लोएम? एपिडर्मिस, नहीं, कॉर्टेक्स। जाइलम एंड फ्लोएम, अर्थात कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कार्डियक मसल्स टिश्यू आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। कार्डियक मसल्स, हमारी बॉडी में अगर बात करें तो कार्डियक मसल्स अपने आप में एकमात्र ऑर्गन का निर्माण करता है और वो ऑर्गन है हमारा हार्ट, हमारा हार्ट। तो प्रश्न है कार्डियक मसल्स टिश्यू आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका है ये? हार्ट का, अर्थात कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है
फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन जो साहब जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो प्रपोज किए थे वो किसके साथ रिलेटेड है? तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल अपने आप में किस स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है? तो ये बात करता है सेल की सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल की सेल मेम्ब्रेन के बारे में, अर्थात कि ये किसके साथ एसोसिएटेड है, रिलेटेड है? सेल मेम्ब्रेन के साथ ये रिलेटेड है, अर्थात कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। करेक्टली मैच्ड पेयर प्लास्टिड। प्लास्टिड अगर बात किया जाए तो प्लास्टिड एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट सेल में मेनली पाया जाता है। प्लास्टिड मेनली प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। ये प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नाम से ही पता चल रहा है जिसके पास क्लोरोफिल हो, जिसके पास क्या हो? क्लोरोफिल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट जिसके पास असेसरी पिगमेंट हो। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है लीफ को, लेकिन क्रोमोप्लास्ट की अगर बात करें तो वो लीफ को, प्लांट के जो फ्लावर्स हैं या कहें जो फ्रूट्स हैं उन सबको कहीं ना कहीं ग्रीन के अलावे का जो कलर है वो प्रोवाइड करता है, जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया, पिंक हो गया, ये सभी कलर क्रोमोप्लास्ट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट जिसके पास किसी भी तरह का कोई पिगमेंट नहीं होता है, कलरलेस होता है। जो कलरलेस है वही अपने आप में स्टोरेज का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? स्टोरेज का कार्य। और स्टोरेज एक्चुअल में अगर देखते हैं तो प्रश्न क्या है? चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। तो प्लास्टिड स्टोरेज मटेरियल, केवल ये मटेरियल को ही स्टोर करने का कार्य नहीं करता है, क्योंकि प्लास्टिड ओवरऑल लेवल पे बात कही जा रही है। एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, ये अपने आप में तीनों ल्यूकोप्लास्ट हैं। वही ल्यूकोप्लास्ट जो स्टोरेज का कार्य करता है, अर्थात कि स्टोरेज मटेरियल की अगर बात करें तो ये ल्यूकोप्लास्ट का मेन रूप से कार्य है। तो अगर कोई ल्यूकोप्लास्ट है जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है तो उसको क्या कहेंगे हम? एमाइलोप्लास्ट। अगर कोई क्या है, प्रोटीन को स्टोर कर रहा है तो उसको एल्यूरोप्लास्ट कहा जाता है। तो एमाइलोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है? बिल्कुल नहीं, प्रोटीन को स्टोर करने वाले को हम एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। ऑयल एंड फैट को स्टोर करने वाले को एक्चुअल में इलायोप्लास्ट कहा जाता है। बिल्कुल सही। एल्यूरोप्लास्ट ये एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन को, ना कि कार्बोहाइड्रेट को। तो प्रश्न था कि करेक्टली मैच्ड पेयर को हमें ढूंढना है, तो करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड नाम से ही पता चला है पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में आएगा? तो पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में आएगा? दो एमिनो एसिड को जोड़ने वाले बॉन्ड को क्या कहा जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो प्रश्न है पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच प्रेजेंट होता है? किसके पास प्रेजेंट होता है? प्रोटीन के पास। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? हमें ढूंढना क्या है? करेक्ट। रूबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। होल बायोस्फीयर में रूबिस्को अपने आप में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। बिल्कुल सही। डीएनए एंड आरएनए आर टर्म्ड एज जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लिक एसिड ही तो जेनेटिक मटेरियल होते हैं। बिल्कुल सही। कोलाजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड में। बिल्कुल सही। ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि सभी सही है इसीलिए इसके करेक्ट ऑप्शन जाएंगे ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? काइजमाटा फॉर्मेशन का निर्माण टेक्स प्लेस एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस दो स्टेप में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 का जो प्रोफेज है, प्रोफेज 1, मियोसिस 1 का प्रोफेज, अर्थात उसको प्रोफेज 1 के नाम से हम लोग जानते हैं।
जो 5 स्टेज में बांटा जाता है। इन्हीं 5 स्टेज में हम कहते हैं लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। हमें क्रोमोसोम कंडेंस होता हुआ दिखाई देता है, सिनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जो होमोलोगस क्रोमोसोम को एक साथ लाता है, फिर उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर के बाद वास्तविकता में काइजमाटा का निर्माण होता है। तो क्रॉसिंग ओवर पेकाइटिन स्टेज में होता है, तो पेकाइटिन के बाद काइजमाटा फॉर्मेशन डिप्लोटिन स्टेज में हमें देखने को मिलता है। तो प्रश्न है काइजमाटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, वो कौन सा स्टेज है? डिप्लोटिन, अर्थात कि ऑप्शन नंबर ए। ओके, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम साइनेप्स्ड है, मतलब सिनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स उन दोनों को एक साथ ले आया, ठीक है। क्रोमोसोम इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? बाइवैलेंट, बिल्कुल सही, अर्थात कि ऑप्शन नंबर इसका क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस। मियोसिस के रेस्पेक्ट में हमें क्या ढूंढना है? करेक्ट ढूंढना है। मियोसिस जिसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, बिल्कुल सही, गैमेट्स के निर्माण में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इट इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, बिल्कुल सही। ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस्ड टू हाफ, 1/2 हाफ हो जाता है, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव, अर्थात उसका करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद, देखिए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किसके पास होता है? फोटोसिस्टम दो तरह के होते हैं, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 अपने आप में वाटर का फोटोलाइसिस नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पे हमें साइक्लिकल, अगर सिंगल अकेले रूप में काम करे तो साइक्लिकल फोटोफोस्फोराइलेशन होता है, लेकिन जब दोनों साथ में काम करे, PS2 भी जब एक्टिव हो जाए तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि PS2 जो है फोटोलाइसिस करने का कार्य करता है वाटर का, वाटर को ब्रेक करता है। तो जो फोटोलाइसिस है वाटर का वो करता है फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1 ये कार्य नहीं करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है, अर्थात इनकरेक्ट हमें ढूंढना है। कैल्विन साइकिल इज आल्सो नोन एज C3 साइकिल, बिल्कुल सही, कैल्विन साइकिल को C3 साइकिल कहा जाता है, ये तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। हैच एंड स्लैग साइकिल इज आल्सो नोन एज C4 साइकिल, ये भी सही है, ये भी सही है। क्रंच एनाटॉमी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्रंच एनाटॉमी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ C4 प्लांट। C4 प्लांट में क्रंच एनाटॉमी दिखाई देता है, क्योंकि क्रंच एनाटॉमी किसको कहते हैं? बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल का एक साथ आना। इन C4 प्लांट्स प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ये स्टेबल प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है C4 साइकिल का। प्रश्न है कि C4 प्लांट्स में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या होगा? तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ना कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, अर्थात कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमें ढूंढना क्या था? नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ऑक्सीजन इन ब्लड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज, ऑक्सीजन इन ब्लड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज, ब्लड में ऑक्सीजन किस रूप में मेनली मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट होता है? हम सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में 2 तरीके से होता है, एक हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के HbO2 का फॉर्म में, जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और दूसरा होता है ब्लड की प्लाज्मा में डिजोल्व होकर के। तो मोस्टली किसके, जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा, 97% अपने आप में ऑक्सी हीमोग्लोबिन ग्रुप में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, रेस्ट का जो 3% है वो डिजोल्व रूप में होता है। तो मोस्ट जो अगर बात किया जाए मेनली ट्रांसपोर्टेशन, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, अर्थात कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ओके,
तो नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड इनहेल किए और एक्सपायर्ड एक्सहेल किए ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन सामान्य परिस्थिति में। तो सामान्य परिस्थिति में हवा के जिस वॉल्यूम को हम या तो इंस्पायर करते हैं या तो एक्सपायर कहते हैं, उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। अर्थात कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू आरबीसी। आरबीसी के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? आरबीसी इज बाइकॉन्केव इन शेप, बिल्कुल सही। आरबीसी बाइकॉन्केव शेप का होता है। इट हैज एवरेज लाइफ स्पान ऑफ 120 डेज, बिल्कुल सही। स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, बिल्कुल सही। स्प्लीन जहां पे आरबीसी जाकर के ब्रेक होता है, टूटता है, ग्रेवयार्ड इसीलिए उसे कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट, बिल्कुल नहीं। आरबीसी को रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, ना कि ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसीओ कहा जाता है। नोट करेक्ट कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस इज रिलेटेड टू। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस रिलेटेड है किसके साथ? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस कब होता है? फीटस का जो हीमोग्लोबिन है, फीटस की जो ब्लड है, कब ब्रेक होती है? जब मदर है वो RH निगेटिव होती है, RH निगेटिव होती है, और फादर RH पॉजिटिव होते हैं। जब फादर RH पॉजिटिव होते हैं और मदर RH निगेटिव, तो जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो हमेशा RH पॉजिटिव होता है। यही जो RH पॉजिटिव है, फर्स्ट के बाद सेकेंड और ऑनवर्ड की अगर बात करें तो ये RH पॉजिटिव के अगेंस्ट मदर की बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से एंटीबॉडी बन जाता है, और यही एंटीबॉडी फिटस की बॉडी में एंटर करता है गैस्ट्रेशन पीरियड के दौरान ही, और इसके ब्लड को मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एनीमिया वगैरह सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। तो ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस कब हमें देखने को मिलता है? जब मदर RH निगेटिव हो और फादर RH पॉजिटिव हो, अर्थात कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, बाइकस्पिड भाल्व इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन बिटवीन। बाइकस्पिड भाल्व और ट्राइकस्पिड भाल्व, ये जो दोनों भाल्व है वास्तविकता में कहाँ पर पाए जाते हैं? हार्ट की जो ऑरिकल और वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच का जो वॉल है, सेप्टम है, तो उसमें पाया जाता है। ये है ऑरिकल 2 और ये है 2 वेंट्रिकल। ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमें देखने को मिलता है बाइकस्पिड भाल्व, और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच हमें देखने को मिलता है ट्राइकस्पिड भाल्व। तो प्रश्न है कि बाइकस्पिड भाल्व किसके बीच में प्रेजेंट होता है? तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वैसोप्रेसिन इज ऑल्सो नोन एज। वैसोप्रेसिन को और किस नाम से हम जानते हैं? वैसोप्रेसिन, वेसल्स को क्या करना? प्रेस कर देना। डायमीटर का वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स है उसकी डायमीटर को घटाने वाला। ब्लड जो डायमीटर को कब घटाया जाएगा? जब हमारी ब्लड की वॉल्यूम कम हो चुकी है, उस टाइम पे कौन काम करता है? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक अर्थात कि यूरिनेशन को प्रिवेंट करने वाला, उसके यूरिनेशन के जरिए जो वाटर का लॉस हो रहा है उसको रोकने वाला ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अर्थात कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? Which of the following statement is not correct with respect to proximal convoluted tubule? Proximal convoluted tubule के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट ढूंढना है।
इट इज लाइंड विथ सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर होता है, बिल्कुल होता है, ये तो सही है। इट इज मेजर साइट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन। रीएब्जॉर्प्शन मेजर बिल्कुल होता है, सेलेक्टिव सिक्रीशन बिल्कुल होता है। इट कंटेन्स पोडोसाइट। पोडोसाइट एक्चुअली बोमन्स कैप्सूल की इनर लाइनिंग पे पाया जाता है, ना कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पाया जाता है। नॉन ऑफ द अबव, अर्थात कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इज रिलेटेड टू। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई ये किससे संबंधित है? ये हमारी ईयर का एक स्ट्रक्चर है, उसका नाम है, अर्थात कि ये किसके साथ रिलेटेड है? ईयर। नेक्स्ट है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई इज नोन एज। आई की इनर मोस्ट लेयर सबसे अंदर की लेयर कौन होती है? कॉर्निया, जिसके ऊपर इमेज का निर्माण होता है। कॉर्निया जिसके ऊपर इमेज का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द सेंटर फॉर कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर इज सिचुएटेड विद इन। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला जो सेंटर होता है वो कहाँ होता है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट हमारा कौन सा सेंटर करता है? हाइपोथैलेमस, बिल्कुल सही, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अपने आप में हमारी बॉडी टेम्परेचर को कहीं ना कहीं रेगुलेट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज और आर सिक्रेटेड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस, यही पिट्यूटरी ग्लैंड को दो भागों में बांटा गया है। एडिनोहाइपोफाइसिस अर्थात कि एंटेरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस अर्थात कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी। तो प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस। पोस्टेरियर पिट्यूटरी दो ही हार्मोन बनाने का ही काम करता है, बनाने का काम एक भी हार्मोन का नहीं करता, ये सिर्फ रिलीज करता, सिक्रेट करता है। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन जिसे हम ADH भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अर्थात कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। Which of the following is also known as emergency hormone? Emergency hormone, fast and flight hormone, stress hormone, emergency hormone, stress hormone भी इसे कहा जाता है। ये हार्मोन और कोई नहीं बल्कि हमारी जो किडनी के जो मेड्यूला है, मेड्यूला के द्वारा रिलीज किए जाने वाले हार्मोन को ही कहा जाता है, अर्थात कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, उसी को हम एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं या कैटेकोलामाइन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय। इंसुलिन हार्मोन जिसकी कमी की वजह से, जिसके ब्लड में अगर कहा जाए ब्लड में लेवल अगर इसका कम होने लगे तो उसकी वजह से डायबिटीज मेलिटस की जो प्रॉब्लम आ जाती है। प्रश्न ये है कि इंसुलिन किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? इंसुलिन जो हार्मोन है पैनक्रियाज जो कि एक तरह का हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, उसी में एक स्ट्रक्चर है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। 3 तरह के सेल होते हैं उसमें, अल्फा सेल, बीटा सेल और जो तीसरा तरह का होता है जिसको गामा डेल्टा का क्लस्टर कहा जाता है। बीटा सेल वास्तविकता में अगर कही जाए तो बीटा सेल इंसुलिन का निर्माण करता है, अर्थात कि इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय ओवरी। कौन सा हार्मोन ओवरी के द्वारा सिक्रेट किया जाता है? तो ओवरी के द्वारा सिक्रेट किया जाएगा, तो ओवरी के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया जाएगा? तो वास्तविकता में कहा जाए तो ओवरी के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं वो डेवलपिंग फॉलिकल के द्वारा, डेवलपिंग और मैच्योर फॉलिकल के द्वारा, और या कहा तो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। तो डेवलपिंग और मैच्योर फॉलिकल मेजरली रूप से एस्ट्रोजन रिलीज करता है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज करता है।
एक्चुअली में एक और हार्मोन है रिलैक्सिन, जो कि रिलीज किया जाता है ओवरी के द्वारा ही कुछ सर्टन कंडीशन में, और वो सर्टन कंडीशन अगर कहा जाए तो वो होता है पार्चुरेशन का टाइम। तो प्रश्न है कि ओवरी के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, बोथ ऑफ द अबव। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लीडिंग सेल्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन। लीडिंग सेल्स ये कहां पे प्रेजेंट होता है? लीडिंग सेल्स, इसे इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है। ये इंटरस्टिशियल सेल टेस्टिस में पाया जाता है, जो कि मेल एंड्रोजन अर्थात के टेस्टोस्टेरोन का निर्माण का कार्य करता है। कहां पाया जाता है? टेस्टिस में, अर्थात की करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंड्रोजन? एंड्रोजन का एग्जाम्पल है। एंड्रोजन अर्थात की सेक्स हार्मोन, या तो वो मेल सेक्स हार्मोन हो सकता है या तो फीमेल सेक्स हार्मोन हो सकता है। प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल सही, प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल सही है। एंड ऑक्सीटोसिन बिल्कुल नहीं, ऑक्सीटोसिन कोई एंड्रोजन नहीं है। टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल सही, HCl HPL नहीं, प्रोलैक्टिन नहीं, अर्थात किसका करेक्ट स्टेटमेंट जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए, प्रोजेस्टेरोन एक फीमेल एंड्रोजन तो है बट ऑक्सीटोसिन नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट? फलों को पकाने वाला हार्मोन, फ्रूट को राइपन कौन करता है? तो एक्चुअल में ये कार्य करता है इथाइलिन, जो कि अपने आप में गैसेस स्टेट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ एजिंग मतलब उम्र का ढलना इन प्लांट्स इज कॉल्ड एज। अगर बात किया जाए तो कोई प्लांट है, उसकी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग लाइफ को अगर कहा जाए, बर्थ से लेकर के डेथ तक के 3 फेज में बांटा जाता है। वेजिटेटिव फेज किसको कहा जाता है? कि बर्थ से लेकर के, मतलब जब से प्लांट में सीड में स्प्राउटिंग हुआ है तब से लेकर के जब तक उसमें फ्लावरिंग वाला स्टेज ना पहुंच जाए, उसको वेजिटेटिव फेज कहा जाएगा। और जब से फ्लावरिंग स्टेज पहुंचा तब से लेकर के जब तक उसमें फूल आ रहे हैं, फल लग रहे हैं, वो फ्लावरिंग रिप्रोडक्टिव फेज कहे जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब फ्लावरिंग की जो पोटेंशियल है वो घटना शुरू हो जाती है, लॉस होना शुरू हो जाती है, अर्थात कि वो रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी को लॉस कर रहा है। इसी को कहते हैं उम्र का ढलना, एजिंग। और इसके बाद के फेज को टर्म किया जाता है सेनेसेंट फेज। अर्थात कि प्रश्न है, प्लांट में जो एजिंग है उसे हम क्या कहेंगे? सेनेसेंस। क्या कहेंगे? सेनेसेंस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द वॉल्यूम ऑफ यूरिन रिलीज्ड पर डे इज इक्वल टू। वॉल्यूम ऑफ यूरिन रिलीज्ड पर डे हम लगभग कितना के बराबर यूरिन को रिलीज करते हैं? 1.5 लीटर पर डे, लगभग ऑन एन एवरेज 1.5 लीटर। एक और चीज, GFR 125 होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर मिनट। हमारी जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस से अगर बात की जाए, अर्थात कि बोमन्स कैप्सूल में जो फ्लूइड है, फिल्ट्रेट है, वो कितना पर मिनट में फिल्टर होकर के जा रहा है, उसी को कहा जाता है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये होता है 125 ml पर मिनट। हालांकि यही GFR पूरे के पूरे 24 आवर के लेवल पे अगर बात किया जाए तो वो 180 लीटर हो जाता है, बट उसमें फिल्ट्रेशन उतना हो रहा है। लेकिन हेवी अमाउंट में अगर कहा जाए, हेवी अमाउंट में रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसकी वजह से पर डे यूरिन 180 लीटर में से ऑन एन एवरेज 1.5 लीटर ही रिलीज हो पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप विल कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर्ड हार्ट? 4 चेम्बर्ड हार्ट, और कहें तो 4 चेम्बर्ड हार्ट जिनके पास आ गए, जिस एनिमल के पास, उनके पास अगर कही जाए तो वे वार्म ब्लडेड भी होंगे, डबल सर्कुलेशन भी होगा। डबल सर्कुलेशन, वार्म ब्लडेड, ये 2 मेनली क्लास में देखा जाता है। मोस्टली 2 क्लास का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो है एप्स और मैमल्स। हालांकि रेप्टाइल्स में अगर बात करें तो रेप्टाइल्स का भी एक जीव है, एक्सेप्शनली क्रोकोडाइल, जिसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। तो हमें देखने को मिलेगा ह्यूमन में, एप्स में, क्रोकोडाइल में, अर्थात कि ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी। ह्यूमन मैमल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एप्स अर्थात कि बर्ड्स,
और क्रोकोडाइल जो कि रेप्टाइल्स का ही मेंबर है, बट ये एक्सेप्शनली 4 चेम्बर्ड हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट प्रश्न है द साउंड ऑफ लव एंड दब इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। साउंड ऑफ लव एंड दब ये कब प्रोड्यूस होता है? तो लव और दब साउंड की अगर बात की जाए तो ये हार्ट की हमारी साउंड है। फर्स्ट हार्ट साउंड लव होती है और सेकेंड हार्ट साउंड दब होती है। तो ये कब प्रोड्यूस होती है? जो लव होती है एक्चुअल में ऑरिकल से जब ब्लड पास कर रहा होता है, ऑरिकल से ब्लड जब कंप्लीटली पास कर जाता है वेंट्रिकल में, तो फिर वेंट्रिकल से ब्लड फिर से बैक फ्लो ऑरिकल की तरफ ना चला जाए, इसीलिए ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच के जो सेप्टम जो भाल्व है वो भाल्व क्लोज होते हैं अचानक से। उसी क्लोजिंग के दौरान साउंड जनरेट होता है लव। और फिर जब वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिस्टोल होता है, तो जो एक्चुअल में आर्टरी है, आर्टरी में ब्लड जाता है। आर्टरी से फिर ब्लड बैक फ्लो होकर के वेंट्रिकल में ना आ जाए, इसीलिए वहां पे जो सेमिलुनर भाल्व है वो अचानक से क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से एक साउंड जनरेट होता है दब। तो ये है लव और दब साउंड, जिसके बीच में अगर कहा जाए तो 0.3 सेकेंड का गैप होता है। तो ये कब होगा? जब भाल्व अपने आप में क्लोज होंगे। भाल्व जब क्लोज होंगे, अर्थात कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, तो इस तरह से इस बार 2023 में जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो बायोलॉजी का मॉडल सेट 11वीं कक्षा का जो रिलीज किया गया था, उसके एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद आप सबको।